हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से भारत की जलवायु चैप्टर स्टार्ट किए हैं। और कल हम लोग भारत की ऋतु को, जैसे कि शीत ऋतु को हम लोग पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किए। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखेंगे ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप पीछे वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे और साथ साथ नोट्स बनाते चलते होंगे, क्योंकि आपके साथ में हम लिख रहे हैं ताकि आप लोग का भी नोट्स अच्छे से बन जाए। ये नोट्स आगे रिवीजन के टाइम बहुत हेल्पफुल होगा, तो इसलिए लिखने से कतराए नहीं। तो आइए हम लोग आज देखते हैं भारत के ऋतुओं में ग्रीष्म ऋतु। आज का हेडिंग डालिए समर सीजन। क्या है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन्स। इसका टाइमिंग अगर देखें तो मई, मध्य मई से स्टार्ट होता है, यानी कि जून से, जून जुलाई अगस्त। ग्रीष्म ऋतु वो हम बता दिए। शीत वर्षा ऋतु का बता दिए। इसका जो ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होता है मध्य मार्च से और स्टार्टिंग जून तक। क्या लिखे? मध्य मार्च से जून के प्रथम सप्ताह तक, क्योंकि जून के प्रथम सप्ताह से ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाता है। तो लिख सकते हैं मार्च, मार्च अप्रैल मई, लास्ट मई तक, लास्ट मई तक। इसका औसत तापमान शीत ऋतु में कितना था? 21 डिग्री सेल्सियस। और ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। औसत तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में लू चलती है, जिसे स्थानीय पवनें बोलते हैं। क्या? उत्तर भारत में लू, लू स्थानीय, स्थानीय पवनें, स्थानीय पवन चलती है। एक ऐसी है पवन है धूल भरी, धूल भरी आंधी के साथ चलती है, आंधी के साथ चलती है। तटीय क्षेत्रों में तापमान कम रहता है ग्रीष्म ऋतु में। इसका क्या विशेषता है? तटीय क्षेत्र, यानी कि दक्षिण भारत में तटीय क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत उत्तर भारत से कम होता है, कम होता है। अन्य क्षेत्रों में कम आर्द्रता, कम आर्द्रता। क्या होती है? दिन बड़ी, दिन बड़ी करती है और रात छोटी करती है। और तापमान क्या होता है? उच्च तापमान होता है और शुष्क हवा चलती है, शुष्क हवा चलती है, इसे लू भी बोलते हैं उत्तर भारत में। और जो मई का महीना है, मई अधिक गर्म महीना है, अधिक गर्म। मई में थोड़ा बूंदाबांदी भी होती है, बूंदाबांदी। ये क्या है? मानसून पूर्व वर्षा है, मानसून पूर्व वर्षा है। जो मेनली और हम लोग को ध्यान रखना है, जहां से सवाल बन जाता है और कई बार बन चुका है, वर्षा और धूल भरी जो आंधी, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में
स्थानीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या है ये? वर्षा प्लस धूल भरी आंधी। पहला तो देख ले, उत्तर भारत में क्या बोलते हैं? लू, आंधी। तो इससे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे कि केरल में इसे क्या बोलते हैं? केरल में इसे बोलते हैं आम्र वर्षा। आम्र वर्षा क्या है ये? मानसून पूर्व जो वर्षा होती है उसे अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर बोल दे आम्र वर्षा कहाँ पे होती है, तो केरल में। और कर्नाटक अगर देखें, कर्नाटक में, तो यहाँ पे होती है फूलों का बरसात, या चेरी ब्लॉजम भी बोलते हैं। फूलों का बरसात बोलते हैं, या फिर यहाँ पे चेरी ब्लॉजम, चेरी ब्लॉजम भी बोलते हैं। वहीं आगे आगे देखें, बंगाल में क्या बोलते हैं? बंगाल में बोलते हैं काल वैसाखी। काल वैसाखी। वहीं अगर असम में देखें, कहाँ पे? असम में, तो इसे बोलते हैं बारदोली छीड़ा। बारदोली छीड़ा। तो ग्रीष्म ऋतु हम लोग देख लिए। इसका टाइमिंग बताइए। मार्च से जून तक, मार्च से मई तक, जून के पहले सप्ताह तक बोल सकते हैं, या तो मई के अंतिम सप्ताह तक। इसका औसत तापमान कितना है? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए कि कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा को क्या बोलते हैं? तो फूलों का बरसात, या फिर चेरी ब्लॉजम। बंगाल में क्या बोलते हैं? काल वैसाखी। असम में क्या बोलते हैं? बारदोली छीड़ा। और केरल में क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा। और उत्तर भारत में क्या बोलते हैं? लू। तटीय प्रदेशों में क्या होता है? तटीय क्षेत्रों में तापमान कैसा होता है? कम होता है, ज्यादा होता है, या औसत होता है? तो तापमान कम रहता है। तो देख लिया हम लोग ग्रीष्म ऋतु के बारे में। आइए आगे हेडिंग बनाइए। वर्षा ऋतु, या इसी को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, जो जून से स्टार्ट होता है और सितंबर के आसपास रहता है। तो हेडिंग डालिए वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून भी बोलते हैं इसे। वर्षा ऋतु। आइए इसे नोट करते हैं हम लोग। टाइमिंग क्या है इसका? जून के प्रथम सप्ताह से, जून से सितंबर के बीच। सितंबर, जून से सितंबर के बीच या सितंबर के बीच क्या होता है? प्रचंड गर्जन के साथ वर्षा होती है। तापमान जो कितना था ग्रीष्म ऋतु में, 30 से 35 डिग्री, वहां से 4 से 5 डिग्री तापमान कम हो जाता है, यानी कि 5 से 7 डिग्री के आसपास तापमान में गिरावट होता है वर्षा ऋतु में। तो क्या होता है यहाँ पे? क्या होता है? प्रचंड प्रचंड वर्षा, प्रचंड वर्षा के साथ, प्रचंड, उल्टा लिख दिए, प्रचंड प्रचंड गर्जन के साथ वर्षा होता है। गर्जन के साथ वर्षा होता है। और तापमान में 5 से 7 डिग्री गिरावट होता है। कितना? क्या होता है फिर? कि हिंद महासागर, यानी कि हिंद महासागर दक्षिण पश्चिम से आने वाली नम हिंद महासागर, इसी को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा से, हिंद महासागर से आने वाली आने वाली नम भरी हवाएं, नम भरी हवाएं
भारत में प्रवेश भारत में प्रवेश करती है और ये दो शाखाओं में बट जाती है। पहला शाखा है अरब सागर की शाखा, ये पुनः 3 भागों में बटती है, 3 भागों में बटती है। और दूसरा शाखा अगर देखें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। फिर नेक्स्ट इसका विशेषता लिखते हैं वर्षा ऋतु का। क्या होता है इस टाइम उत्तर भारत में गर्मी होती है, क्या गर्मी, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर का क्षेत्र होता है। इस टाइम क्या होता है उत्तर भारत में गर्मी होता है, इसलिए उत्तर भारत में लो प्रेशर का क्षेत्र होता है। फिर क्या होता है ITCZ की कहानी पूरा पढ़ा चुके। ITCZ का खिसकना कैसे, भूमध्य रेखा के पास का ITCZ के उत्तरायण, ITCZ सूर्य के उत्तरायण होने के साथ, उत्तरायण होने के भूमध्य रेखा के पास का ITCZ सूर्य के उत्तरायण होने के साथ कर्क रेखा की ओर के साथ, कर्क रेखा की ओर खिसकता है और हिमालय के उत्तर पर विस्तार, और हिमालय के उत्तर तक विस्तारित होता है। सारी कहानी पहले भी लिखा चुके हैं। क्या लिखे थे, जब ग्रीष्म काल में उत्तर भारत में गर्मी होती है तो सूर्य का उत्तरायण होने के कारण ITCZ भी सूर्य के साथ साथ उत्तर की दिशा में खिसकती है। जब ITCZ उत्तर की दिशा में पूरा अभी ITCZ पूरा उत्तर भारत में फैल चुकी है। अब आगे देखते कहानी क्या होता है। ITCZ को पूरा उत्तर भारत में बैठा दिए अभी। अब नेक्स्ट देखते हैं मानसून का आगमन कैसे होता है। हिंद महासागर के ऊपर क्या देखें, स्थल में भी लो प्रेशर उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो हिंद महासागर के ऊपर हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब होने के कारण यहाँ की, अभी सारा डायग्राम के साथ बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट दिखाना बहुत जरूरी है ताकि माइंड मैप हो जाए, लिखने में कोई कठिनाई ना हो। हिंद महासागर के ऊपर हाई प्रेशर होने के कारण यहाँ की नम हवाएं दक्षिण पश्चिम से जो आती है, नम हवाएं भारत की ओर, नम हवाएं भारत की ओर बहती है। नमी से भरपूर होने के कारण भारी
वर्षा कराती है। नेक्स्ट पॉइंट, अरब सागर शाखा के कारण, क्या अरब सागर शाखा के कारण, अरब सागर शाखा के कारण पश्चिमी घाट, यहाँ पे पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा होती है और बंगाल खाड़ी के शाखा के कारण गंगा के मैदानों में, गंगा के मैदानों में, बंगाल खाड़ी के शाखा के कारण गंगा के मैदानों में वर्षा होती है। ये जो बंगाल, बे ऑफ बंगाल की शाखा शाखा पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, बे ऑफ बंगाल की शाखा पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा घटती जाती है, घटती जाती है, यानी कि आर्द्रता की कमी हो जाती है। जैसे जैसे पहले पूर्व में गिरते गया, बारिश हो गया, धीरे धीरे आगे जाते जाते आर्द्रता की कमी हो जाती है, जिसके कारण वर्षा में कमी हो जाती है। एक मैप बनाते हैं पहले। क्या है, उत्तर भारत में गर्मी है, इसलिए वहां पे लो प्रेशर का क्षेत्र होता है। आईटीसीजेड का खिसकना, भूमध्य रेखा के पास आईटीसीजेड सूर्य के उत्तरायण होने के साथ कर्क रेखा की ओर खिसकता है और हिमालय के उत्तर तक विस्तारित होता है। हिंद महासागर के ऊपर हाई प्रेशर होने के कारण यहाँ की नम हवाएं दक्षिण पश्चिम से यानी कि भारत की ओर बहती है, नमी से भरपूर होने के कारण भारी वर्षा कराती है। अरब सागर के कारण, अरब सागर शाखा के कारण पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के शाखा के कारण गंगा के मैदानों में अधिक वर्षा होती है। बे ऑफ बंगाल की शाखा पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा घटती जाती है। बे ऑफ बंगाल की शाखा का पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा घटती जाती है। एक ही बार में बनाते हैं। एक है कि कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु के तट पर पश्चिम दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, इसका क्या कारण है? एक क्वेश्चन है कि कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, या फिर इसे बोल सकते तमिलनाडु तट पर, तमिलनाडु तट, हाँ ठीक है, तमिलनाडु तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा नहीं होती है, क्योंकि 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 पहला कारण है, ये अरब सागर की शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। क्या? अरब सागर के शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। अभी मैप बनाएंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। फिर बंगाल के खाड़ी के शाखा के समानांतर समानांतर होता है, जिसके कारण समांतर समानांतर होने के कारण कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, जिसके कारण कोरमंडल तट पर बारिश नहीं होती है। और ये अरब सागर की शाखा जो है, ये इंडिया हो गया, इंडिया इधर से गया अरब सागर की शाखा, स्टार्टिंग में ही जो वेस्टर्न घाट है उसके पश्चिम में ही वर्षा हो जाता है, और वेस्टर्न घाट के उत्तर में, उत्तर साइड, पूर्वी उत्तर पूर्व में वर्षा नहीं हो पाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं,
बंगाल की खाड़ी की इसकी दो शाखा। दो शाखा। एक शाखा। एक शाखा हिमालय के साथ आगे बढ़ती है। हिमालय के साथ आगे बढ़ती है। और जो दूसरी शाखा है, दूसरी शाखा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश करती है तथा खासी में घनघोर वर्षा कराती है। घनघोर वर्षा करती है, वर्षा करती है। आगे बंगाल की खाड़ी की शाखा आगे आगे अरब सागर की शाखा से मिल जाती है। अरब सागर की शाखा से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में मिल जाती है। मैदानी क्षेत्रों में मिल जाती है, मिल जाती है। अब जितना पढ़े हम पूरा मैप के जरिए डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। क्या? मैप के जरिए। आइए, सबसे पहले इंडिया का मैप बनाते हैं हम लोग। जितना नोट करवाएं पूरा एक मैप में उसे मर्ज करते हैं। बड़ा मैप बन गया और छोटा बनाना होगा। इंडिया का मैप हो गया। यहाँ से एक लाइन देते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। और यहाँ पे अराकोमा पर्वत, इधर से हिमालय पर्वत, इसी का विस्तार अराकोमा पर्वत। ये क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इधर इधर से क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या? दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून। भूमध्य रेखा को पार करके। कहा? भूमध्य रेखा को पार करके एक बिंदु समझने के लिए बनाते हैं। केरल के नियमानुसार अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। अब यहां से
दो शाखा निकलती है। एक शाखा अरब सागर की शाखा जो यहाँ तक जाती है। अरब सागर की शाखा तीन भागों में बढ़ती है, एक दो तीन, और आगे चलती है। फिर यहाँ से बे ऑफ बंगाल की शाखा कोरोमंडल के समानांतर, यानी कि यहाँ को बैरियर नहीं है, आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए अराकोमा पर्वत से टकराते हुए एक शाखा हिमालय की ओर चल जाती है, और दूसरी शाखा ब्रह्मपुत्र घाटी से होते हुए आगे बढ़ती है और पूरे उत्तर भारत में वर्षा करती है। यहाँ क्या है, इधर हाई प्रेशर का क्षेत्र है और स्थल में क्या है, लो प्रेशर का क्षेत्र है। तो पवन किधर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये है अरब सागर की शाखा। एक दो तीन, और ये एक दो भागों में बट जाती है और वर्षा करवाती है। एक शाखा हिमालय की ओर जाती है और एक अराकोमा पर्वत से टकराकर उत्तर के मैदानी भागों में वर्षा करवाती है, और ये दोनों जाकर के मिल जाते हैं। ये दोनों आपस में जाके मिल जाते हैं। तो ये देख लिया हम लोग, मैप के जरिए पूरा कंप्लीट कर लिया। अब एक चीज हम लोग देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बांटते हैं। क्या बांटते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून कौन कौन तिथि को जाती है, और लौटते हुए मानसून कौन कौन तिथि को रिटर्निंग आती है। तो दो मैप बनाते हैं हम लोग। एक बनाते हैं, पहला एक जाते हैं यहां से, 1 जून को बंगाल की अरब सागर की शाखा प्रवेश करती है और जाती है। फिर जाती है 5 जून को, 5 जून, फिर आगे 10 जून, फिर 15 जून, फिर 1 जुलाई को गुजरात से, 15 जुलाई को ये राजस्थान वाला क्षेत्रों से, यानी कि हो गया 15 जुलाई, 1 जुलाई, और ये हो गया 15 जून, ये हो गया 10 जून, ये हो गया 5 जून, ये हो गया 1 जून प्रवेश। क्या है ये, साउथ वेस्ट मानसून। और ये है, यहाँ क्या था, हाई प्रेशर, और स्थल में क्या है, लो प्रेशर, और यहाँ पे है हाई प्रेशर और इधर है लो प्रेशर। तो प्रवेश 17 सितंबर, 20 सितंबर, फिर आगे 22 सितंबर, 30 सितंबर, 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, और 15 अक्टूबर। क्या है, 17 सितंबर, 20 सितंबर, 17, 20, 22, 30, 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक रिटर्निंग। और इसके कारण एक कोरोमंडल तट, कहाँ पे, कोरोमंडल तट पर वर्षा
लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। कहाँ पे? ये क्या है? लौटते हुए मानसून, लौटते हुए मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये देखिए यहाँ पे क्या है? वेस्टर्न घाट। क्या है? वेस्टर्न घाट। तो इधर यहाँ लगभग 300 से 400 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। ये वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है। क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश, वर्षा बहुत कम। इधर वर्षा अत्यधिक। ये क्या है? वेस्टर्न घाट। तो देख ले पूरा, हम लोग पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किए ऋतुओं को। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा कारक है। अल-नीनो, ला-नीना, ये सब सारा हम लोग देखने वाले हैं कि भारतीय मानसून को कौन कौन से कारक प्रभावित करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।